Hello and good morning everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So today is 11th May 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके सो देखिए, आज की न्यूज़पेपर में कुछ खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो. यहाँ पर सिर्फ दो ही आर्टिकल्स हैं आज, तो हम उन दोनों को डिस्कस करते हैं. पहला आर्टिकल यहाँ पर हम देखते हैं, केजरीवाल वॉक्स आउट ऑफ जेल एज सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स इंटरिम बेल. अब देखिए, यहाँ पर केजरीवाल का जो पूरा इशू है आप सभी को उसके बारे में यहाँ पर पता है. अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, केजरीवाल जी को इंटरिम बेल जो है वो ग्रांट की है. लेकिन इसके साथ यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं. आप यहाँ पर देखेंगे कि उनको बहुत सारी चीज़ें अभी भी फॉलो करनी पड़ेंगी. अब देखिए, यहाँ पर इंटरिम बेल तो मिल चुकी है, अभी भी वो क्या है, यहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर है. तो चीफ मिनिस्टर की कुछ यहाँ पर ड्यूटीज होती हैं, है ना, कि क्या वो ड्यूटीज को परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो अभी देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं. सो देखिए, द कोर्ट बैरिड मिस्टर केजरीवाल फ्रॉम विजिटिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफिस. वो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस विजिट नहीं कर सकते हैं और ना ही दिल्ली सेक्रेटरीट को. ही कैन नॉट साइन एनी ऑफिशियल फाइल्स अनलेस इट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द क्लियरेंस और अप्रूवल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली. वो यहाँ पर कोई भी जो ऑफिशियल फाइल्स हैं उसको साइन नहीं कर सकते हैं जब तक यहाँ पर गवर्नर की, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैं, उनका अप्रूवल और क्लियरेंस यहाँ पर ना मिल जाए कि हाँ ये साइन कर सकते हैं. ओके, सो द ऑर्डर प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम मेकिंग एनी कमेंट्स विद रिगार्ड टू हिज रोल इन हिज लिकर पॉलिसी केस. अभी लिकर पॉलिसी केस था, उसी के चलते यहाँ पर जो ईडी है, उन्होंने ईडी ने क्या किया था, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में उनको यहाँ पर अरेस्ट किया था. और आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो पमला एक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस यहाँ पर एक्ट है, इसके तहत अगर किसी को भी अरेस्ट किया जाता है, मतलब उनका जो कन्विक्शन जो किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो उनको इतनी जल्दी बेल नहीं मिलती है. ओके, लेकिन अभी यहाँ पर ये कहा जा रहा है और ये ऑर्डर में ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो लिकर पॉलिसी केस है इसमें आप कोई भी कमेंट्स नहीं देंगे. ओके, सो ही विल नॉट इंटरेक्ट विथ विटनेस और हैविंग एक्सेस टू फाइल कनेक्टेड विद द केस. यहाँ पर किसी से भी जो विटनेस है, मतलब लिकर का जो केस है इसमें जो विटनेस है और आपके इससे रिलेटेड जो भी आप एक चीज़ें हैं उससे यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं. ओके, ही हैज बीन डायरेक्टेड टू फर्निश बेल बॉन्ड वर्थ 50,000 रुपीज विद वन श्योरिटी. मिस्टर केजरीवाल हैज़ टू बी सरेंडर ऑन जून 2. अब देखिए, अभी यहाँ पर उनको बेल तो मिल गई है लेकिन 2 जून को उनको फिर से सरेंडर करना पड़ेगा. अब आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई कि वो क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं किसकी, इंटरिम बेल की. इंडिया में बेल के क्या क्या प्रोविज़न है और ये बेल होता क्या है. बेल की अगर हम बात करते हैं, ये थोड़े टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो हमें थोड़े टाइम के लिए क्या मिला हो, रिलीज मिला हो उस चीज़ से, हम जेल से बाहर आ चुके हों. लाइक यहाँ पर आप देखेंगे, बैकग्राउंड की बात करते हैं पहले. अभी तो देखिए हमारे न्यू लॉज आ चुके हैं जैसे कि सीआरपीसी, आईपीसीज को, इन सबको चेंज करके, लेकिन अभी वो इन्फोर्स नहीं हुए हैं. जब तक वो इन्फोर्स नहीं हो जाते तब तक अभी हम सीआरपीसी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. तो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वॉज ड्राफ्टेड इन 1882, ये आप सभी को पता है. एंड इसमें अमेंडमेंट्स टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कंडीशन यहाँ पर होते रहे हैं. सो सीआरपीसी डज नॉट डिफाइन द वर्ड बेल. यहाँ पर सीआरपीसी ने बेल जो वर्ड है उसको डिफाइन नहीं किया है इन द ड्राफ्ट, बट ओनली कैटेगराइजेस ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड. यहाँ पर कुछ ऑफेंसेस है जिसको क्राइम से, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपने ये जो ऑफेंस है, ये क्राइम है, ये कमिट किया है, इसको कैटेगराइज किया गया है अंडर द इंडियन पीनल कोड एज बेलेबल एंड नॉन बेलेबल. मतलब अगर आपने यहाँ पर किसी का मर्डर किया तो क्या आपको बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए. अगर आपने यहाँ पे किसी का पर्स चुराया हो, यहाँ पर चोरी की हो, यहाँ पर लूटपाट की हो, तो उसमें आपको बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए. तो हमने क्या किया है, जो ऑफेंसेस हैं उनको इस तरीके से कैटेगराइज किया है कि इस ऑफेंस में आपको बेल मिलेगी, इस ऑफेंस में, इस क्राइम में आपको बेल नहीं मिलेगी. लेकिन यहाँ पर जो बेल है, व्हाट इज बेल का
उसको डिफाइन नहीं किया गया है। अब देखते हैं इंडियन लॉ में क्या क्या प्रोविजन है। सो बेल क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो बेल इज द टेम्पररी रिलीज ऑफ द एक्यूज्ड इन अ क्रिमिनल केस इन विच द कोर्ट हैज ट्रायल पेंडिंग एंड इज येट टू अनाउंस द जजमेंट। बेल क्या होता है, क्रिमिनल केस है एक्यूज के ऊपर, ठीक है, क्रिमिनल केस है। अब उसको हमने क्या किया है, अभी भी जो उसका केस है वो ट्रायल में चल रहा है, अभी जो ट्रायल है वो पेंडिंग है, यहाँ पर उस केस को लेकर कोई भी जजमेंट नहीं आया है, कोई भी जजमेंट अनाउंस नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि टेम्पररी रिलीज मतलब उस पर्सन को मिल सकता है कि अभी पेंडिंग चल रहा है केस, बट अभी केस उनका चलता रहेगा। मेन जो जजमेंट है, फाइनल जजमेंट यहाँ पर अभी नहीं आया है, बट उस पर्सन को क्या है, हमने थोड़े टाइम के लिए रिलीज दे दिया। ओके, बेल इज ग्रांटेड टू कन्विक्टेड पर्सन आफ्टर सबमिटिंग अ पर्सनल बॉन्ड और एश्योरेंस टू फॉलो द कंडीशंस इम्पोज बाय द कोर्ट। अब यहाँ पर बेल, जैसे कि हमने देखा कि केजरीवाल जी के ऊपर यहाँ पर कितने सारे एक कंडीशंस इम्पोज की गई हैं कोर्ट के द्वारा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऑफिस में एंटर नहीं कर सकते, आप किसी भी ऑफिशियल फाइल पर यहाँ पर साइन नहीं कर सकते हैं, कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस जो होती हैं कोर्ट के द्वारा इम्पोज की जाती हैं। तो और उन कंडीशंस को यहाँ पर एश्योरेंस देना होगा कि आप इन कंडीशंस को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ओके, तभी आपको ये जो बॉन्ड मतलब कि बेल है वो ग्रांट की जाती है। अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर बेल एट मोमेंट ही एंड शी इज अरेस्टेड। जैसे हम अरेस्ट हुए तो हम उसी मोमेंट पे क्या कर सकते हैं, बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो द एक्यूज कैन गेट बेल फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। यहाँ पर जो कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं, ऐसे क्राइम होते हैं लाइक नॉन बेलेबल होते हैं, मतलब बेल नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को या फिर आपके जो जज उनको लगता है कि हाँ इस पर्सन को हम बेल दे सकते हैं किसी बेसिस पर, तो उन्हें बेल मिल जाती है। इतना आपको क्लियर हुआ? ओके, टाइप्स ऑफ बेल्स इन इंडिया। अब इंडिया में कुछ टाइप्स हैं बेल्स की, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक होता है रेगुलर बेल। रेगुलर बेल की बात करते हैं, इज ग्रांटेड टू द पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड और इन अ पुलिस कस्टडी। मतलब पर्सन जो है पुलिस कस्टडी में है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है किसी नॉर्मल क्राइम के लिए, तो उसको रेगुलर बेल यहाँ पर मिल जाती है। इंटरिम बेल क्या होती है आपकी, इज अ शॉर्ट टर्म बेल ग्रांटेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर क्या होता है कि अभी आपकी हियरिंग चल रही है, इट इज ग्रांटेड बिफोर द हियरिंग फॉर द ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। तो अब देखिए, अब हम एंटीसिपेटरी बेल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी इन केजरीवाल जी को कौन सी बेल मिली है। हमने देखा था यहाँ पर, आप देखेंगे इंटरिम बेल। इंटरिम बेल मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अभी यहाँ पर जजमेंट नहीं आया है, हियरिंग अभी भी यहाँ पर क्या है, चल रही है, तो लेकिन उनको हमने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या कर दिया है, बेल दे दी है। अब हम एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बात करते हैं। अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर एंटीसिपेटरी बेल व्हेन ही एंड शी फाइंड्स आउट दैट ही और कुड बी अरेस्टेड फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। मतलब कि उसने जो क्राइम किया है ना, वो कैसा है, नॉन बेलेबल है, मतलब कि अगर वो ऑफेंस प्रूफ हो जाता है तो उसको बेल नहीं मिलेगी। इतना आपको क्लियर हुआ? तो पर्सन क्या कर सकता है, उससे पहले ही अगर उसको ये सब पता चलता है तो वो उससे पहले ही क्या कर सकता है, यहाँ पर बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। सो दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी बेल। सो एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल द कोर्ट इम्पोज सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस which if violated the court may cancel the anticipatory bail। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोर्ट क्या करता है, कंडीशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस को इम्पोज करते हैं, अगर उनको वॉलेट किया गया तो जो कोर्ट है वो उस बेल को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो बेल इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एनी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, एज इट गारंटीज द राइट टू अ फेयर ट्रायल फॉर द एक्यूज। इट इज नीडेड टू सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी मेंशन अंडर द आर्टिकल 21। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लिबर्टी अनलेस प्रिस्क्राइब सो बाय रीजनेबल फेयर एंड जस्ट प्रोसीजर। तो देखिए, आप सभी को यहाँ पर आर्टिकल 21 के बारे में पता है, और आर्टिकल 21 का जो एम्बिट है वो इतना ज्यादा बड़ा है, लेकिन आर्टिकल 21 ये कहता है कि कोई भी पर्सन है उसे आप उसकी जो लिबर्टी है उससे डिप्राइव नहीं कर सकते अनलेस यहाँ पर कोई रीजनेबल फेयर और जस्ट प्रोसीजर हो, है ना, प्रिस्क्राइब हो। तो इसी के चलते यहाँ पर ये जो फंडामेंटल राइट है हमारा लिबर्टी, उसको सेफगार्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये बेल का प्रोविजन हमारे इंडियन लॉ में इसे रखा गया है। आई होप आपको ये पूरा यहाँ पर क्लियर होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज
फ्रेश वाटर क्वेस्ट द लाइकली न्यू गोल्ड हाइट। वैसे ये आर्टिकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस आर्टिकल में अगर इसकी हम समरी देखें तो इसमें ये कहा गया है कि जो आपका समुद्र होता है, सी है, ओशन है, अब इसके नीचे ये क्या है, आपका सलाइन वाटर है। ये तो आप लोगों को पता है, इसमें सॉल्ट है, ये आपका सलाइन वाटर है। लेकिन अगर हम जैसे हमारी ऑयल की फील्ड्स होती हैं, है ना, क्रूड ऑयल की फील्ड्स होती हैं, वेल कुएं होते हैं जिसको हम वेल कहते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि अगर हम इसके और अंदर जाते हैं, सी बेड के नीचे हम अगर और जाते हैं तो हमें फ्रेश वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? फ्रेश वाटर मिलेगा। और यहाँ पे वेरियस रिसर्च और स्टडीज के द्वारा हमें ये पता चला है। तो देखिए ये कहा जा रहा है कि वन वुड नेवर इमेजिन दैट ह्यूज वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर एग्जिस्ट अंडर द सलाइन ओशन। इसमें ये कहा जा रहा है कि किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि जो फ्रेश वाटर है वो ह्यूज, जो हमारा इतना बड़ा वॉल्यूम का सलाइन वाटर है, उसके अंदर आपको फ्रेश वाटर मिलेगा। इन द 1960s सेज द मीडिया रिपोर्ट द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, यहाँ पे 1960 में जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था यूएस में, ड्रिल्ड बेयर होल्स ऑफ द न्यू जर्सी कोस्ट। उन्होंने क्या किया था, जो न्यू जर्सी कोस्ट है उस कोस्ट में उनकी ड्रिलिंग की थी एंड अनएक्सेप्टेडली स्ट्रक फ्रेश वाटर, और उनको वहां पर क्या मिलता है? फ्रेश वाटर मिलता है। सिमिलरली विद द टाइम अ टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम वियतनाम एंड इन अदर कंट्रीज हैव डिस्कवर्ड अंडर वाटर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। मतलब हमने वाटर, जो सलाइन वाटर है, सी है आपका, ओशन है, उसके अंदर भी हमने जब इसकी ड्रिलिंग वगैरह की, रिसर्च की, तो हमें क्या यहाँ पर मिला? फ्रेश वाटर मिला। इतना क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल a river under the sea was discovered at the bottom of the Black Sea। हम ब्लैक सी के बारे में पता है आप लोगों को, तो ब्लैक सी के बारे में यहाँ पर बता दिया जाए कि हमने जब ब्लैक सी के अंदर यहाँ पर डिस्कवर किया तो उसके बॉटम में हमें एक रिवर दिखाई दी, है ना। एंड दिस रिवर अपीयर टू बी 100 feet डीप एंड हैज अ फ्लो रेट ऑफ अबाउट 4 miles per hour and about 2200 cubic meter of water passes through this particular channel। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो है अब तक की हमें लार्जेस्ट रिवर हमारे सामने निकल कर आई है। अगर हम लैंड बेस्ड रिवर से भी कंपेयर करें तो हमें अब तक की लार्जेस्ट रिवर यहाँ पर हमें मिली है किसके अंदर? ब्लैक सी के अंदर। Okay, so statistics shows that total volume of water on earth estimated at 1.386 billion kilometer। हमारे पास सॉल्ट वाटर कितना है? 97.5%। ओके, एंड फ्रेश वाटर इज ओनली 0.3% और इज इन लिक्विड फॉर्म। सरफेस में मतलब जो लिक्विड फॉर्म में 0.3% है, और बाकी जो है आपका वो कैसा है, यहाँ पर जो आपकी कैप है, बर्फ है, मतलब हिमालयंस वगैरह है, इसमें है, ठीक है। विच मीन्स दैट द रेस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज अंडरग्राउंड इंक्लूडिंग ऑन द अंडर द ओशन बेड। तो इसमें ये कहा जा रहा है, देखिए कि ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म है, मतलब रिवर हुआ आपका, पॉन्ड्स हुए, लेक हुए, इसमें 0.3% फ्रेश वाटर मिलता है। बाकी जो हमारा फ्रेश वाटर है वो कहाँ है? अंडरग्राउंड है। और उस अंडरग्राउंड में हमें क्या इंक्लूड करना होगा? ओशन बेड के भी जो अंडर है उसे भी इंक्लूड करते हैं। ओके, सो द कंसिडरिंग द फ्रेश वाटर इज अ डिप्लीटिंग resource, countries will begin exploring for and exploiting fresh water from above or under their ocean bed। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे कि आने वाले अभी हम आप सभी को पता है कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर वाटर की स्कैसिटी हो रही है ना। वाटर की कितनी ज़्यादा यहाँ पर कमी हो रही है, अभी इतनी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो फ्यूचर में और ज़्यादा होगी। तो ये कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर कंट्रीज क्या करेंगी, इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगी और धीरे धीरे ये जो फ्रेश वाटर है इसे एक्सप्लोइट भी किया जाएगा। क्या हमारे पास ऐसा कोई लॉ नहीं है? अब देखिए लॉ तो है, अनक्लॉज के बारे में आप सभी ने सुना होगा। सो देखिए ये क्या कहता है, सो द एक्सपेंड एक्सप्लोरेशन बियॉन्ड देयर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज दिस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इनटू व्हाट इज कॉमनली नोन एज द एरिया विच इज कवर्ड अंडर पार्ट 11 ऑफ द यूनाइटेड नेशन लॉज ऑफ द सी कन्वेंशन 1982। हमारे पास अनक्लॉज है 1982 का। इसमें जो एरिया टर्म है उसको डिफाइन किया गया है, कैसा? एरिया जो है सी बेड एंड द ओशन फ्लोर एंड सब सॉइल देयर ऑफ बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ नेशनल ज्यूरिडिक्शन एंड इज रिफर्ड टू एज द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। मतलब देखिए एक तो हुआ हमारा कि आप सभी को पता है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है आपका नेशनल ज्यूरिडिक्शन में आता है, फिर उसके आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ओके, अब इसके बाद का जो एरिया है ये कहा जाता है कि वो एक कॉमन हेरिटेज है हम सभी का। इसमें यहाँ पर किसी भी कंट्री का ये नहीं कि नहीं यहाँ पर आप नहीं जा सकते, यहाँ पर आप एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकते, वो एक कॉमन आपका क्या है, हेरिटेज है।
दिस मीन्स दैट इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, ये मतलब सभी लोग इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और इसका यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। तो कीपिंग इन माइंड फ्यूचर जनरेशन, हमें फ्यूचर जनरेशन। अब लॉ ऑफ सी की बात करते हैं। अनक्लॉज यहाँ पर क्या है, मोस्ट ऑफ द जो हमारे इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स हैं, लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कंटिन्यूज टू रिमेन इंपॉर्टेंट। हमें जितने भी इंटरनेशनल लॉ है एक इंपॉर्टेंट, एक कह सकते हैं कि सोर्स है लॉ ऑफ द सी के। Unclause is known as a single comprehensive text covering constitution and the governance of the ocean. Unclause क्या है, अभी सी के लिए अगर हम समुद्र में कैसे यहाँ पर सारी चीजें होनी चाहिए तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ क्या है, अभी unclause है, ठीक है। इसमें एक बात करते हैं। So it is interesting to know that the Convention on Territorial Sea and the Contiguous Zone, Convention on High Seas, Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Sea, and the Convention on the Continental Shelf, Geneva Convention on the Law 1958, cover most of the issues as unclause, and these Geneva Conventions are mostly platform over the customary international law. तो ये जितने भी हमने अभी लॉज को यहाँ पर रीड आउट किया है, ये यहाँ पर किसके अंडर आते हैं, किसके ये इसके जो भी यहाँ पर कोई भी इश्यूज होते हैं उसको कौन कवर करता है, अनक्लॉज कवर करता है। ओके, फिर यहाँ पर आप देखेंगे अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैटर भी हैं। To complicate matters further, Article 311 of the UNCLOS state that this convention shall prevail as between state parties. ये जो UNCLOS है, इसकी जो पार्टीज है सिर्फ उन्हीं के बीच में क्या करता है, आपका ये कन्वेंशन प्रिवेल करता है ओवर the Geneva Convention on the Law of the Sea 1958. Hence, not only the UNCLOS not applicable to these non-signatory state. मतलब यहाँ पर अगर आप UNCLOS के सिग्नेटरी नहीं है तो इसके जो लॉज हैं वो आपके ऊपर लागू नहीं होते हैं, आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। उतना क्लियर हुआ आपको। अब देखिए यहीं से क्या निकल कर आता है। सो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड द एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल, द लीस्ट ऑफ द सरप्राइज इज दैट यूनाइटेड नेशन इज अ सिग्नेटरी टू द जेनेवा कन्वेंशन 1958 एंड नॉट अनक्लॉज। तो यूनाइटेड नेशन हमारा जो जेनेवा कन्वेंशन 1958 है उसका यहाँ पर सिग्नेटरी है बट अनक्लॉज का सिग्नेटरी नहीं है। सो इट मीन्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो एरिया है उसको एक्सप्लोर और एक्सप्लोइट किया जा सकता है, लेकिन जो हमारे रिसोर्स जो ये टर्म है आप सभी को पता है कि ये भी क्या है, लिमिटेड है। तो हमें इसमें रिसोर्स में आपका सॉलिड, लिक्विड, गैसियस जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे आ जाते हैं, लेकिन हमें ये इंश्योर करना होगा कि आप सभी को पता है ये एविडेंस है, जैसे कि क्रूड ऑयल यहाँ पर कितने ज़्यादा कम है तो उसके लिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा की जाती है आपकी, है ना, उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए कितनी ज़्यादा डिगिंग की जाती है, वेल वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आने वाले टाइम पर भी ये जो फ्रेश वाटर है इसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका जो प्राइस है वो आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो एज एविडेंट फ्रॉम द करंट इवेंट द नेक्स्ट वॉर आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉट ओवर द वाटर एंड एक्सपेंशंस। यहाँ पर पानी के ऊपर क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट वॉर होगी ना वो पानी के ऊपर होगा और एक्सपेंशन के ऊपर होगा। गिवन दैट इन द ईयर टू कम फ्रेश वाटर विल बिकम अ वेरी स्केर्स एंड एक्सपेंसिव कमोडिटी। आने वाले टाइम में ये जो फ्रेश वाटर है ये बहुत ही एक्सपेंसिव कमोडिटी की हमारे सामने आएगा। सो द एरिया विल क्वालिफाई एज अ पोटेंशियल जोन ऑफ फ्रेश वाटर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन जस्ट एज सॉइल वेल्स आर एक्सप्लोर्ड एंड क्रैप्ड फॉर फ्यूचर यूज। जिस तरीके से यहाँ पे ऑयल वेल्स को यहाँ पर एक्सप्लोर किया जा रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उसी तरीके से फ्यूचर में यहाँ पर फ्रेश वाटर के लिए क्या होगा, आपका ये सारी चीज़ें चलेंगी। ओके, सो गिवन दैट अ लार्ज इंटरनेशनल कम्युनिटी इज अ डिजिलेंट वर्किंग टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम यहाँ पर कितना ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए उनको अचीव करने के लिए यहाँ पर नेशनल ज्यूरिडिक्शन और सारे नॉन कन्वेंशनल जो लेजिस्लेशन टैक्स हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अभी भी जो सी का लॉ है इसमें बहुत सारे लैक्यूनास हैं, हमें उन लैक्यूनास को क्या करना होगा, एड्रेस करना होगा। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। अब हम थोड़ा अनक्लॉज के बारे में देखते हैं। सो इसको 1982 में आपका साइन किया गया था, एडॉप्टेड एंड साइंड इन 1982 एंड बिकेम इफेक्टिव इन 1994। ओके, इट रिप्लेस द 4th जेनेवा कन्वेंशन ऑफ अप्रैल 1958। यहाँ पर पहले 4 जेनेवा कन्वेंशन थे, उसको रिप्लेस करके आपका क्या आता है, अनक्लॉज आता है, which respectively concern the territorial sea, contiguous zone, continental shelf, high sea, fishing, conservation of living resources on the high sea. The convention has become the legal framework for marine and maritime activities. ये क्या है, ये convention आपका एक legal framework है, किसके लिए, maritime activities के लिए। So as known as law of the sea, it divide marine area into 5 main zone, namely
अब इसने यहाँ पर क्या क्या है, 5 जो मेनली जोन्स है उसमें डिवाइड किया। एक होता है आपका इंटरनल वाटर्स, दूसरा टेरिटोरियल वाटर, कंटिजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सी। Okay, so the convention has created 3 new institutions and international scene। यहाँ पर 3 न्यू इंस्टीट्यूशंस को भी क्रिएट किया गया है। कौन कौन सा? इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब देखिए हम पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये हुआ आपका कोस्टल जो बेस लाइन है, ये आपका इंटरनल वाटर आता है। ये 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका टेरिटोरियल वाटर है। 200 नॉटिकल माइल्स तक जो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है आपका पूरा, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। ओके, इसके बाद का जो एरिया है 200 नॉटिकल माइल से, वो हाई सी में आता है। और फिर यहाँ से आपका जो एरिया है द ओशन फ्लोर बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिडिक्शन, मतलब कि वो पार्ट जो नेशनल ज्यूरिडिक्शन से बियॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड एरिया। यहाँ पर सभी लोग क्या कर सकते हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो भी यहाँ पे अगर चीजें होती हैं तो इसका यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो फायदा उठा सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। सो आज के न्यूज़पेपर में देखिए इतने ही आर्टिकल थे, 2 ही आर्टिकल थे जो इंपॉर्टेंट थे। आगे आप देखेंगे ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ पर अब ये सारी जो चीज़ें हमने डिस्कस की अभी वो क्लियर होंगी। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी, बट अगर अभी भी आपको कोई डाउट लगता है सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।